पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे दो नवाब देश की बदलती हालत से बेखबर शतरंज में डूबे रहे, लेकिन अब हालात और खतरनाक होने वाले हैं। यह है शतरंज के खिलाड़ी कहानी का दूसरा भाग। एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में घोंते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। ये क्या बला सिर पर आई? ये तलबी किस लिए हुई? अब खैरियत नहीं नजर आती। घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकर से बोले, कह दो घर में नहीं है। सवार बोला, घर में नहीं तो कहां है? नौकर ने कहा, ये मैं नहीं जानता। क्या काम है? काम तुझे क्या बतलाऊं? हुजूर से तलबी है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि दिल लकी। मोर्चे पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अच्छा, तो जाइए, कह दिया जाएगा। कहने की बात नहीं, कल मैं खुद आऊंगा। साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी ना हो। कमबख्त कल आने को कह गया है। आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिले ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने ने नखशा जमे, वहां किसे खबर होगी? हजरत आकर लौट जाएंगे। वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तदबीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब धता बताई। उसने जवाब दिया, ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूं। इनकी सारी अक्ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली। अब भूलकर भी घर पर न रहेंगे। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलौरियां भरे, गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तंबाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। किश्त, शह आदि दो एक शब्दों के सिवा मुंह से और कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दुकान पर जाकर खाना खा आते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली आती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को ले लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए जो बेगार में पकड़े जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त में ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। ये गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा ने उत्तर दिया, आने दीजिए, किश्त बचाइए। लो ये किश्त। जरा देखना चाहिए, यहीं आड़ में खड़े हो जाए। देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किश्त। तोपखाना भी है, कोई 5000 आदमी होंगे। कैसे कैसे जवान है, लाल बंदरों के से मुंह। सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। जनाब, हिले न कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा। ये किश्त। आप भी अजीब आदमी हैं। यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किश्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे? जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी। ये किश्त, बस अब की शह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी? अजी, आज तो रोजा है। क्या आपको भूख ज्यादा मालूम होती है? जी नहीं। शहर में जाने क्या हो रहा है? शहर में कुछ न हो रहा होगा। लोग खाना खा खा कर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐशगाह में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली।
नवाब वाजिद अली शाह पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से, इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगण प्रसन्न होते हैं। यह कायरपन था जिस पर बड़े से बड़े कायर आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर, नवाब साहब को जलिमों ने कैद कर लिया है। मीर ने थोड़ी अरुचि दिखाते हुए कहा, होगा, यह लीजिए शाह। जनाब, जरा ठहरिए। इस वक्त इधर तबीयत ठीक नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। रोना ही चाहिए, यह ऐश वहां कहां नसीब होगा। यह किश्त। किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है। हाँ, सो तो है ही। यह लो फिर किश्त। बस अब की किश्त में मात है, बच नहीं सकते। खुदा की कसम, आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब का मातम कीजिएगा। यह किश्त और मात, लाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा ली। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो गए थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीलें आ आकर अपने घोंसलों में चिपटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का भी रंग अच्छा न था। वह बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजले गाते थे, चुटकियां लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जा सुन सुनकर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों-ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था। यहां तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगे, जनाब, आप चाल बदला ना कीजिए। ये क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो एक बार चल लीजिए। ये आप मोहरे पर हाथ क्यों रखे रहते हैं? मोहरे छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे, मोहरा छुइए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज्यादा लगे, उसकी मात समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मैंने चाल चली ही कब थी? आप चाल चल चुके हैं, मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था? मोहरा आप कयामत तक न छोड़ें तो क्या चाल ही ना होगी? फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। धांधली आप करते हैं। हार जीत तकदीर से होती है। धांधली करने से कोई नहीं जीतता। तो इस बाजी में आपकी मात हो गई। मुझे क्यों मात होने लगी? तो आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था। वहां क्यों रखूं? नहीं रखता। क्यों ना रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वो तो हमेशा घास छीला किए। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज है। जागीर मिल जाने ही से कोई रईस नहीं हो जाता। क्या घास आपके अब्बा जान छीलते होंगे? यहां तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आते हैं। अजी, जाइए भी। गाजिउद्दीन हैदर के यहां बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई। आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह पर कालिख लगाते हो? वे बावर्ची का काम करते होंगे। यहां तो बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना खाने चले आए हैं। अरे चल चरखटे, बहुत बढ़कर बातें ना कर। जबान संभालिए, वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूं। यहां तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली। है हौसला। आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज 2-2 हाथ हो जाए, इधर या उधर। तो यहां तुमसे दबने वाला कौन है?
दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेश कब्ज, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधपतन हो गया था। बादशाह के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों ने पैंतरे बदले, तलवारें चमकी, छपाप की आवाजें आई। दोनों जख्मी होकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासन पर बैठे, मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मीनारें इन लाशों को देखती और सिर धुनती थी। ये कहानी दो नवाबों की नहीं थी। ये कहानी उस मानसिकता की थी जो अपने चारों ओर बदलती दुनिया को देखने से इनकार कर देती है।